hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 5 of the history when we people rebel. आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कि जब लोगों ने बगावत स्टार्ट कर दी थी, जब रिबेल्स हुए थे, उसके बाद आफ्टर 1857 की क्या कंडीशंस स्टार्ट हो चुकी थी, यही चीज आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि जब दिल्ली में जो सारी कंडीशंस पैदा हो चुकी थी, तब पेशवा बाजीराव को इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना बादशाह बना लिया था। उसके बाद में रिबेल जो थी मेरठ में फैली थी, वहां पर भी क्या हुआ था कि इस रिबेल में लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग सिपाही नहीं बनेंगे, दैन हम लोग क्या नहीं करेंगे कि किसी भी आर्मी में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या किया जाता है, जबरदस्ती एक देश से दूसरे बर्मा में भेजा जाता है, वो भी सी रूट से, और सी रूट इनके रिलीजियस के अगेंस्ट था। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर द रिबेल स्प्रेड की बगावत कैसे और आगे फैली। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है द रिबेल स्प्रेड्स। दिल्ली में अंग्रेजों के जो पैर थे वो उखड़ गए थे। उसके बाद में वहाँ एक हफ्ते तक कोई भी जो है बगावत नहीं हुई थी, कोई भी स्ट्रगल या रिबेल नहीं हुआ था। देन उसके बाद में जो खबर थी वो धीरे धीरे फैलने लगी और लोगों में ज़्यादा और ज़्यादा उग्र होने लगे। अब लोगों में क्या हुआ कि विद्रोह का जो है सिलसिला वो आगे बढ़ने लगा। अब क्या किया कि जो रेजिमेंट्स के जितने भी सिपाही जो थे वो क्या करने लगे, एक टुकड़ी से एक टुकड़ी से जाके दूसरी टुकड़ी में मिलने लगे, क्योंकि जितने भी रेजिमेंट्स के जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, सारे के सारे रिबेल में शामिल हो रहे थे। तो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे जो सेंटर पॉइंट थे, वहाँ के जितने भी टुकड़ियाँ जो थी, जितने भी आर्मीज की छोटी छोटी फोर्सेस थी, वो लोग क्या करने लगे, दूसरी टुकड़ियों के साथ जाकर मिलने लगे और आगे निकल पड़े। फिर उसकी देखा देखी कौन लगे, टाउन्स में, कस्बों में जितने भी विलेज थे उनमें भी ऐसा ही सब कुछ होने लगा। लोगों में सब में एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आ गया था, वो लोग भी अपने बगावत के लिए आगे निकलने पड़े। उनके साथ में जितने भी लीडर्स थे, पावरफुल पर्सन्स जो थे, जो भी सोशल पर्सन्स जो थे, जो भी सोसाइटी में अच्छे, उन लोगों ने इनका साथ दिया और यूनिटी बनाई। और ये लोग क्या करने लगे, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अगेंस्ट होने लगे थे। अब जो पेशवा बाजीराव जो थे, उनके जो बेटा था, दत्तक पुत्र जो थे, उनके अडॉप्टेड सन जो थे, उन्होंने क्या किया, वो नाना साहब जो है कानपुर में रहते थे, नाना साहब के पास में रहते थे कानपुर में, तो वो क्या बन गए थे, पेशवा बन गए थे। वो बन गए थे पेशवा बाजीराव। उनको पेशवा की उपाधि दे दी गई थी। और जो हमारे बहादुर शाह जफर थे वो क्या बन गए थे, दिल्ली के गवर्नर बन गए थे। वो गवर्नर बन गए थे और जो पेशवा थे वो बाजीराव बन चुके थे। तो यहाँ पर यही है कि बहादुर शाह जफर जो गवर्नर बने, उसके बाद में लखनऊ की जो गद्दी पर कौन बैठा था, वाजिद नाम का, वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस को नया नवाब घोषित कर दिया गया। क्या बना दिया गया, उनको नया नवाब बनाया गया। फिर जो बिजलिस कद्र नाम का जो पर्सन था, जो नवाब बना था, वो भी क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह उन्होंने मान लिया था, अपना गवर्नर मान लिया था। फिर उनकी माँ जो हजरत बेगम महल ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो भी है उन्होंने भी अपनी एक सिपाहीज की अपनी एक आर्मी टुकड़ी बनाई। उसके बाद उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, स्ट्रगल किया, विद्रोह किया और रिबेल किया। उसके बाद नाना साहब के जो सेनापति कौन थे, जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे ने अंग्रेजों के लिए एक बहुत बुरी जो चेतावनी खड़ी कर दी थी कि आओ और हमसे लड़ो और खत्म हो जाओ। तो यही चीज फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के मांडला वाली जगह पर, जो मांडला वाला एरिया था, राजगढ़ की रानी जो थी अवंतीबाई, उन्होंने 4000 सोल्जर्स के साथ में जो है फौज एक तैयार करी, एक आर्मी तैयार करी, और वो भी उन्होंने क्या किया, अपनी लीडरशिप के अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ चढ़ाई कर दी। उसके बाद में जो है ब्रिटिशर्स जितने भी थे उनके राज्यों पर प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया गया, मतलब अंडर कंट्रोल। जो जितने भी ब्रिटिशर्स का जहाँ पर कंट्रोल था, वहाँ पर किसका कंट्रोल हो गया, जो गवर्नर जो थे हमारे, उनका कंट्रोल हो गया। फिर अगेंस्ट जितनी भी आर्मीज जो थी उनके सामने है जो अंग्रेज कम पड़ने लगे थे। अंग्रेज क्योंकि उनका धीरे धीरे क्या हो रहा था, बिल्कुल कम होते जा रहे थे, वो डिक्रीज होते जा रहे थे। तो क्या होने लगा, अब हमारी सेनाएं ज्यादा होने लगी थी और जितने भी अंग्रेज थे वो कम होते जा रहे थे। फिर बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हो गई थी, मतलब जगह जगह वो लोग हारने लग गए थे। इससे लोगों में और कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने कहा कि हाँ, अब वास्तव में हमारे देश से अंग्रेज बिल्कुल चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, एकदम स्वतंत्र रूप से हमारे देश में रहने लगेंगे। तो उन्हें यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज बिल्कुल, अंग्रेजों का शासन जो है खत्म हो जाएगा, उनकी रूलिंग ऑफ द कंट्री है फिनिश हो जाएगी।
26 अगस्त 1857 को कर्नल टाइटलर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमांडर इन चीफ को एक लेटर भेजा और बोला कि अंग्रेजों को यह कहा कि हमारे लोग जो है संख्या में ज्यादा है, हम लोग ज्यादा हैं, तो लगातार अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो क्या हो जाओगे, थक जाओगे, और हमारे गांव में एक एक गांव हमारे खिलाफ है, तो जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसमें ये बताया गया कि भाई वास्तव में अंग्रेज जो है कम होते जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कम है संख्या में, हमारे खिलाफ सारे गाँव हो चुके हैं, सारे जमींदार हो चुके हैं, तो अब हम शायद मुश्किल में आ सकते हैं। इस लेटर के बाद में बहुत सारे डिसीजंस निकाले गए, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस निकाले सोशल वर्कर्स ने। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए, जो फैजाबाद जो जगह थी उसकी अहमदुल्ला शाह ने एक भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हिंदी में बता रही हूँ कि उन्होंने साफ कह दिया था कि जितने भी अंग्रेज हैं वो अब बिल्कुल फिनिश होने वाले हैं, और इसी आधार पर सब पब्लिक जो है वो जानना चाहती थी, जनता क्या चाहती थी कि यही होना चाहिए, बिल्कुल सभी यही चाह रहे थे कि हमें इनकी गुलामी से, इनकी फालतू के रूल्स से और इन सबसे मुक्ति मिल जाए, तो यही होने लगा था। अब उन्होंने क्या कर लिया, अपने जितने भी वेलविशर्स थे उन्होंने क्या किया, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ में सारे के सारे पहुंच गए, क्योंकि अब लखनऊ में जितने भी अंग्रेज थे वो ज्यादा थे, तो उनसे लड़ने के लिए वहां पर जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों को सफाया करने के लिए बहुत सारी गाजी यानी कि बहुत सारे धर्मी योद्धा इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि धर्मी योद्धा जब इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो रिलीजियस की बात आ गई थी कि वो हम लोग बुलेट्स को जो है बिल्कुल मुंह से नहीं छीलेंगे और हम लोग फाइटिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पर बहुत धर्मी योद्धाओं ने अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनका सफाया कर दिया था। वही जो है बरेली के सिपाही जो थे सिपाही बख्त खान, उन्होंने विशाल सेना तैयार करी, विशाल टुकड़ी सेना तैयार करी आर्मी की, और उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली की तरफ कूच किया, और इस बगावत में बहुत सारे व्यक्ति साबित हुए, मतलब वो एक अच्छे इंसान साबित हुए। उन्होंने जमींदार कुंवर सिंह से सात विद्रोही सेनाओं को साथ में दिया, किसके साथ शामिल हो गए, कुंवर सिंह के साथ में, और उन्होंने मिलकर फिर वापस में वो दिल्ली की तरफ कूच करके लखनऊ की तरफ पहुंचे और वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। और इन सब चीजों से क्या हुआ कि जितने भी लीडर्स थे, पावरफुल पर्सन थे, उनकी लीडरशिप में जो है लोग लड़ने लगे, जितने सिपाही थे उन्होंने अपनी अलग अलग आर्मीज बना ली थी, अपने अपने अलग टुकड़ियां बना ली थी और उसके थ्रू लड़ रहे थे। अब सेकंड पॉइंट आता है द कंपनी फाइट बैक। कंपनी फाइट बैक की वापस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए क्या होता है, जब दो लोगों की लड़ाई होगी तो क्या होगा कि एक थोड़ी मार खाता रहेगा, दूसरा वाला भी तो थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा ना, तो सेम थिंग यहाँ भी यही अप्लाई हुआ कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे, उनका भी पलटवार हुआ। उन्होंने भी क्या किया कि वापस जो है हमारी सेना पर आक्रमण करने की कोशिश करी, हालांकि हार हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक, कि कंपनी का पलटवार। अब यहाँ पर पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि जो मेरठ से दिल्ली की तरफ ये लोग जा रहे हैं, जितने भी सोल्जर्स सिपाही जो है, ये किसके लिए जा रहे हैं कि दिल्ली से पूरी सेना को खत्म करने के लिए। वही फोटो देख लीजिए आप। इतनी सारी जब देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, इतने स्ट्रगल्स रिबेल्स होने लगे, तो उस बीच में क्या किया कि अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं आई, उन्होंने कहा कि हम लोग डटे रहेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, पूरी ताकत लगाकर इसको, इस रिबेल को कुचलने का, इस रिबेल को फिनिश करने का, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लिया था। और इन्होंने क्या करा, इंग्लैंड से और ज्यादा फौजी मंगवाए, क्योंकि इनके जो जितने भी सोल्जर्स जो थे वो खत्म हो चुके थे, कम हो चुके थे किसके, अपने इंडिया के जितने लोग थे उनके सामने। तो इन्होंने क्या करा कि इंग्लैंड से अपने और सोल्जर्स मंगवाए, और इन्होंने क्या कहा कि जल्दी से एक हम लोग लॉ बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे कि जितने भी हमारे खिलाफ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने रिबेलियंस हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक लॉ बनाएंगे, और उस लॉ के थ्रू हम इनको सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे, और पनिशमेंट भी हार्श पनिशमेंट, कठिन सजा दी जाएगी। उन्होंने क्या किया, सितंबर 1857 में दिल्ली में अंग्रेजों, दिल्ली वापस जो है इसके अंडर में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के कंपनी के अंडर में आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में क्या आ गई थी, दिल्ली वापस 1857 में इन्होंने वापस अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और अंतिम जो मुगल शाह जो थे हमारे बहादुर शाह जफर, जिन जो गवर्नर
इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ी जब इनकी डेथ हो गई तब क्या हुआ था, अंग्रेजों ने थोड़ा सोचा कि हाँ अब इनका गवर्नर खत्म हो गया तो शायद हम वापस क्या कर लेंगे, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेंगे। अब मतलब वो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, लेकिन ये मतलब ये नहीं था कि बहादुर शाह खत्म हो गए या दिल्ली पर वापस अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। रिबेल जो है बिल्कुल कंटिन्यू में रहा, और कंटिन्यू जो था वह ये मतलब नहीं था कि रिबेल यहाँ पर खत्म हो जाता, ये ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, जो इंडियंस जो थे उन्होंने कंटिन्यू जो थे वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए प्रयास करते रहे। उसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों को कुचलने के लिए 2 साल तक लड़ाई की, 2 साल तक लड़ाई की, और 2 साल तक लड़ाई करने के बाद 1858 में मार्च 1858 में अंग्रेजों ने क्या किया, लखनऊ को भी कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब 57 में दिल्ली पर लिया, फिर लखनऊ गया, फिर रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें क्या, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने हरा दिया। रानी लक्ष्मीबाई को हराने के बाद में ऐसा हुआ कि जो अवंतीबाई लोधी थी वो भी, उनकी भी सेना जो है वो भी, रानी अवंतीबाई लोधी भी जो है उनको भी अपनी हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद में खेड़ी की शुरुआत होने के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वो शहीद हो गई थी। रानी अवंतीबाई जो थी वो भी अंग्रेजों ने उनको भी अपने कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद में वो भी शहीद हो चुकी थी। तात्या टोपे जो थे, जो सेंट्रल इंडिया में जंगलों में रहते हुए एक ट्राइबल कास्ट के थे और फार्मर थे, उन्होंने कहा कि वो आदिवासियों और किसानों की सहायता के लिए छापामार युद्ध करते रहेंगे। छापामार युद्ध का मतलब है कि मतलब अनएक्सेप्टेड जितने भी बैटल्स हुए थे छोटे मोटे, उसमें उन्होंने जितने भी ट्राइबल्स थे और फार्मर्स थे उनका साथ दिया। जिस तरह अंग्रेज पहले भी उनको जब जैसे भी जितनी भी सक्सेसेस मिल रही थे अंग्रेजों को, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करें, जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ हमारे इंडियंस को जितनी भी सक्सेसेस मिल रही थी, जितने भी वो सक्सेस हो रहे थे, उससे उनका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसी तरह उन्होंने क्या कहा, विद्रोही ताकत से हारने के लिए उनकी हिम्मत अब तोड़ने लगी, टूटने लग गई थी, किसकी, इंडियंस की। उन्होंने कहा कि जब हमने इतना स्ट्रगल किया तो हमारी दिल्ली वापस उनके अंडर में 57 में और फिर उसके बाद में लखनऊ में 58 में इनके पास में चला गया, तो उनकी, हमारे जो इंडियंस थे उनकी थोड़ी है जनता के घुटने टूटने लगे थे। और उन्होंने क्या किया कि थोड़ा हिम्मत उनके टूटने की वजह से वो धीरे पड़ गए। फिर अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर तरह का पॉसिबल जितने भी संभव एफर्ट्स थे वो किए, और उन्होंने वफादार जितने भी भूस्वामी थे, अंग्रेजों के साथ जो मिले हुए लोग थे, जितने भी लैंड ओनर्स थे, उन लोगों को अपने फेवर में करने के लिए देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनको रिवॉर्ड देने लगे, उनको इनाम में जमीनें देने लगे, और ये आश्वासन दिया कि आपको हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपका साथ देंगे। तो उससे क्या हुआ, वापस इंडियंस जो थे, मनी लैंडर्स या मनी ऑनर्स जो थे, लैंड ऑनर्स जो थे, उनको क्या हुआ कि हाँ ये लगा कि वापस हम क्या, अंग्रेज हमारे फेवर में आ गए हैं। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों के सामने उन लोगों ने वापस अपना जाके आत्मसमर्पण कर दिया, और किसी ने नहीं किया तो उनकी क्या कर दी, अंग्रेजों ने हत्या कर दी, उनको जान से मार दिया। जो उनके खिलाफ थे उनको जान से मारने लग गए थे। इसके बाद में विद्रोह के बाद के साल जो सामने आए उसकी स्थिति हम लोग पढ़ेंगे कि आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब है कि विद्रोह के बाद में जो स्थिति सामने आई उसके बारे में देखिए कि जब दिल्ली को एक बार इन्होंने जीत लिया, लेकिन बहादुर शाह जफर की मौत के बाद में क्या हुआ था कि सभी जितने भी थे उनको, एक नेता जब चला जाता है तो क्या होता है, लीडर जब नहीं रहता तो थोड़ा तो उस चीज का प्रभाव तो पड़ता ही है, फर्क तो पड़ता ही है। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि 1857 में जब दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में चली गई, उसके बाद में अंग्रेजों में वापस एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आ गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी मनी लैंडर्स थे उनको अपने फेवर में कर लिया, और जो नहीं हुए उनको मार दिया। तो इसके मारे क्या हुआ, वापस लोग डर डर कर क्या किया, उन्होंने जाकर अपने अंग्रेजों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए 1859 तक जो है पूरा देश वापस एक कंट्रोल में आ गया था, वापस लोगों में एक नया जोश पैदा हो गया था कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। जब हमने इतने स्ट्रगल किए, इतने रिबेल्स किए, तो उन रिबेल का कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, तो उन्होंने क्या किया, वापस वो लोग इकट्ठा हुए। लेकिन अब पहले वाली जो थी वो नीतियों का सहारा वो लोग शासन नहीं चला सकते थे। अब क्या हुआ था, देखिए कुछ रिजल्ट निकले। 1859 तक जो है देश वापस नियंत्रण में आ गया था, कंट्रोल में आ गया था। लेकिन अब
पहले जैसे जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शर्तें थी वो सब अब चेंज हो गई थी। फर्स्ट देखिए क्या क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी हमारी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक नया लॉ बनाया और उसमें कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी ब्रिटिश जो रूलिंग है उसके हाथ में चली जाएगी और भारतीय जितने भी हमारे इंडियंस के जितने मामले होंगे उनको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से संभाला जाएगा। इंडियंस के फेवर में थी ये बात। उसके बाद में जितना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, उसका एक सदस्य या एक पर्सन जो है वो हमारे भारत मंत्री, इंडियन मिनिस्टर के रूप में क्या रहेगा, चयनित रहेगा और उससे क्या कहा जाएगा, भारत के शासन से मामलों को संभालने का जिम्मा दिया जाएगा कि भाई आपको भारत से, इंडिया से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको हैंडल ओवर करना होगा। और उसके अलावा एडवाइजर के रूप में एक कमेटी बनाई गई। उसके बाद में जिसे एक कमेटी बनी जो एडवाइजर कमेटी, उसको क्या कहा गया था, इंडियन काउंसिल बोला गया था, इंडियन काउंसिल बोला गया था। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का उपाधि दी गई थी। जो हमारे गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया था, वायसराय। ये वायसराय जो है ये वर्ड 1859 के बाद ही यूज होने लगा था। इसके अलावा इंग्लैंड के जो राजा रानी थे उनका निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लिया था। सेकंड डिसीजन ये निकाला गया कि जितने भी देश के शासक को भरोसा ये हो गया था, दिलाया गया था कि उनके कभी भी उनकी लैंड, उनकी जमीनों पर कब्जा नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी जितनी भी आगे उनकी जनरेशंस जो होगी, उनके बेटे पोते या दत्तक पुत्र जो भी होंगे उनको वापस उनकी लैंड दे दिए जाएंगे। और इस बात के लिए भी बताया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। थर्ड डिसीजन निकाला गया कि आर्मी में जो है सिपॉइज, इंडियन सिपॉइज को कम कर दिया जाएगा। उनको अगर वो एग्री है तो ही उनको लिया जाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद में क्या कहा गया कि यूरोपियन सिपॉइज जो है वो ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे सेना में। और बिहार, अवध और मध्य भारत के लोग जो है भर्ती करने के बजाय इसको किया जाएगा, जो गोरखे थे, सिख थे और पठान थे उनको भर्ती ज़्यादा किया जाएगा। किसमें, सिपॉइज में। मुसलमानों की जो जमीन थी और संपत्ति थी वो जब्त कर ली गई थी। उन्हें हमेशा यही भाव देखा जाने लगा था कि अंग्रेजों को लगता था कि सबसे ज़्यादा हमारे अगेंस्ट कौन है, मुस्लिम्स है, तो उनकी जो है ज़्यादा ज़मीनें ले ली गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों को जितना भी रिलीजियस उनकी सोशल कस्टम है, सोशल उनके जितने भी रीति रिवाज है उनका सम्मान किया जाएगा, उनको ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी। और मनी लैंडर्स और जमींदार्स की रक्षा के लिए उनके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा, उनके राइट से उनको नई नीतियाँ बनाई जाएगी, नए कानून बनाए जाएंगे। इसलिए 1857 के बाद में हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई थी और ये युग जब 1857 के बाद में स्टार्ट हुआ था तो ये एक अच्छा गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसी तरीके से हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश की जितनी भी नींवें थी उनको कमजोर कर दिया था। बाद में जब ये स्ट्रगल, ये रिबेल्स हुए थे तब हमारे देश में जाकर थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। उसके बाद में जो हमारे देश में ये स्थिति पैदा हुई उसमें ये नतीजे निकाले गए, लेकिन ये नतीजे भी जो निकाले गए ये भी पूर्ण रूप से हमारे इंडियंस के फेवर में नहीं थे, ये थे तो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही, क्योंकि रानी जो थी वो ब्रिटिश रानी अधिपति बनाया गया था, उससे ही बनाया गया, तो यहाँ पर जो किंग्स थे उनका तो कोई रोल था ही नहीं। तो इस तरीके से जो स्थिति आई वो हमने देखी। तो आज हमने ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं इन रिबेल्स के, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिबेल और हुए थे उसके बारे में आपको इसमें स्टोरी, एज ए स्टोरी जो दिया हुआ है उसे आप रीड करेंगे।